हेलो दोस्तों, जय श्री राम। और आज हम बात करते हैं जेफरी चौसर के कैंटरबरी टेल्स की। कैंटरबरी टेल्स जो 1387 में लिखना शुरू किया गया था जेफरी चौसर द्वारा और 1400 तक ही लिखा गया था। उसके बाद ये वर्क अनफिनिश्ड ही रहा, क्योंकि फिनिश होने से पहले जेफरी चौसर की मृत्यु हो जाती है। कैंटरबरी टेल्स जब लिखा गया था तो उसमें उन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी लंदन से कैंटरबरी के लिए। कैंटरबरी जाने के लिए उसमें 29 धर्मयात्री पिलग्रिमेज थे, और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो भी यात्री जो साथ में रहेगा वो लंदन से जाते समय या जब कैंटरबरी जाएगा तो जाते समय एक कहानी सुनाएगा और आते समय भी एक एक कहानी सुनाएगा। मीन्स 29 जो पिलग्रिम्स थे वो जाते समय तो 29 कहानियां सुनाएंगे और आते समय भी 29 कहानियां सुनाएंगे। इस प्रकार से इसमें 58 स्टोरीज होनी थी, 58 कहानियों का संग्रह इसमें होना था, लेकिन इसमें मात्र 24 कहानियां ही लिखी जा सके। तो इसमें जो सबसे पहली कहानी है वो है नाइट्स टेल। तो आज हम नाइट्स टेल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, नाइट्स टेल की कहानी शुरू होती है ड्यूक थेसिस के द्वारा थेब्स शहर पे युद्ध किया जाता है, और उस युद्ध में वो थेब्स शहर को जीत लेता है, और जिसमें कुछ लोगों को कैदी बनाता है। तो कैदी में दो चचेरे भाई होते हैं, और जिनका नाम है, एक पेलामन होता है और दूसरा है आरसाइट। थेसिस ने उन दोनों को लॉक देम इन द टावर फॉर लाइफ, एक टावर मीनार में दोनों भाई को बंद कर देता है। और वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, एज दे सेट एज द विंडो ऑफ देयर प्रिजन, कि जैसे उनके जेल की खिड़की के पास बैठे थे तो वहां पे पेलमन ने एक खूबसूरत महिला को बगीचे में टहलते हुए देखा। और वो महिला जो है थेसिस, जो ड्यूक थेसिस है, उसकी सिस्टर इन लॉ है जिसका नाम है एमिली, उसको देखता है और उसको देखते उनको प्रेम हो जाता है। बाद में जब आरसाइट भी एमिली को देखता है तो आरसाइट को भी एमिली से प्रेम हो जाता है, और वह दोनों कजिन्स जो कभी एक दूसरे के भाई हुआ करते थे आज वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। बाद में थेसिस द्वारा आरसाइट को एक शर्त के आधार पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह कभी एथेंस कभी वापस लौट के नहीं आएगा। हालांकि वो आजाद था, लेकिन वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसको लगता था कि वो एमिली को कभी मिल नहीं पाएगा। और उसके मन में ये जेलसी भी थी कि जो पेलामन है जिसको जेल में रखा गया है वो हमेशा क्या करेगा, एमिली को देखता रहेगा। और पेलामन के मन में भी जेलसी थी कि आरसाइट को फ्री कर दिया गया है, वो जेल से रिहा हो गया, तो एमिली को प्राप्त करने की हर जोर कोशिश करेगा। लेकिन कुछ समय बाद आरसेट ने एक फिलोस्टेट नाम के एक नौकर का वेश धारण किया और वह चुपके से एथेंस में वापस लौट आया। उसने एमिली के पास रहने के लिए थेसिस के दरबार में सेवा करनी शुरू कर दी। कई वर्षों बाद पेलामेन, जो कि जेल में बंद था, वह भी जेल से भाग जाता है। और संयोग से जब वह जेल से भागने के बाद जंगल की ओर भागता है तो वहां पे जंगल में उसकी आरसेट से मुलाकात होती है, और वो दोनों जो है एमिली के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। और जब उन दोनों का द्वंद्व शुरू हो जाता है तो तभी ड्यूक थेसियस जो है जंगल में आ जाता है। और ड्यूक थेसियस इस बात से बड़ा क्रोध होता है कि इन दोनों के आपस में लड़ाई हो रही है, और जो क्वीन होती हैं और जो एमिली होती है तो रिक्वेस्ट करती है राजा से, ड्यूक से, कि वो जो है दोनों को माफ कर दे। तो ड्यूक दोनों को माफ तो नहीं करता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि ये दोनों एमिली का हाथ जीतना चाहते हैं तो उन दोनों को एक भव्य प्रतियोगिता करी जाएगी जिसमें युद्ध किया जाएगा, और दोनों को अपने साथ 100 सैनिकों की टुकड़ी लेकर दोनों आपस में युद्ध करेंगे। तो जो जीतेगा वही एमिली से शादी कर पाएगा। और इसके लिए थेसिस द्वारा कुछ टाइम डिसाइड किया जाता है कि 1 महीने या 2 महीने बाद कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो जिस दिन प्रतियोगिता शुरू होनी थी उसी शाम को, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले, वह तीनों, पेलामन, आरसाइड और एमिली, तीनों जो देवताओं के पास प्रार्थना करने जाते हैं। तो सबसे पहले जो पेलामन है वो प्रार्थना करता है प्रेम की देवी, गॉडेस ऑफ लव, विनस से प्रार्थना करता है कि वो एमिली को जीतने की प्रार्थना करता है कि एमिली का हाथ उसे युद्ध में मिल जाए। आरसाइट युद्ध के देवता, द गॉड ऑफ वार, मार्स से प्रार्थना करता है कि वह युद्ध जीत जाए। और एमिली, जो कि गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, डायनस से प्रार्थना करता है कि वह कभी विवाह ही न करे, और यदि उसको विवाह करना ही है तो उन दोनों में से ऐसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह हो जो कि उसको सबसे अधिक प्रेम करता होगा। लेकिन देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया, और लेकिन बाद में यह निर्णय लिया कि भाग्य के ही भरोसे सब चीजों को छोड़ देते हैं, कि जिसके भाग्य में जो होगा उसको वही मिलेगा। प्रतियोगिता का जैसा आयोजन किया गया, आर साइड का पक्ष विजय हुआ और उसने युद्ध जीत लिया। जैसा कि गॉड ऑफ वार,
मार्स ने दिया था कि तुम युद्ध जीत जाओगे। लेकिन जैसे ही वह जश्न मना रहा था अपने जीतने का, भाग्य ने वार किया और उसका जो घोड़ा था जिस बैठ कर उसने जश्न मनाया था, उसी घोड़े से वो नीचे गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब उसको लगता है कि उसका समय जो है निश्चित आ गया है, मृत्यु का समय निश्चित आ गया है। तो आर्सेट के पास जाता है और एमिली को भी बुलाता है। फिर और पेलामन और एमिली दोनों को बुलाता है और एमिली से कहता है कि ये जो पेलामन है, ये तुमसे ज्यादा प्रेम करता है, तो इसलिए तुम्हें इससे शादी कर देनी चाहिए। और इतना कहते आर्साइट मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समय जैसे बीतता है और अंत में जो ड्यूक थेसियस होता है, वो इस बात से राजी हो जाता है कि पेलामन और एमिली दोनों की शादी कर दी जाए। और अंत एमिली का हाथ जीत जाता है। और ये एक भाग्य का अजीबोगरीब मोड़ था, जिसमें जीता हुआ व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति एमिली को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। और इस कहानी की जो मुख्य थीम रही है, वो प्रेम, प्रतिद्वंदता और नियति का एक गुंथा हुआ भाग है, जिस बेस पे कहानी लिखी गई है। धन्यवाद।